हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने सेकंड टेस्ट यहाँ पर लिया था जेके एसएसबी क्लास 4 की बात करेंगे। टेस्ट सीरीज़ हमने एक स्टार्ट किया था। फर्स्ट टेस्ट हमने पहले कंडक्ट करवाया, फिर उसको पूरा सॉल्व करके आपको दे दिया था। वैसे ही सेकंड टेस्ट भी आपका हुआ है। सेकंड टेस्ट की बात करें तो आपने अभी तक नहीं दिया है, आपने जाना है jklatestinfo.com, हमारी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपने जाना है। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ का ऑप्शन मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ में आपने जाना है जेके एसएसबी क्लास 4 में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा वो मॉक टेस्ट। आप जाके वहाँ पे एग्जाम दीजिए, 2 घंटे का आपको टाइम रहेगा। सब कुछ वैसा ही है जैसे आपका पेपर सेट होगा ना, उसी पैटर्न में सब कुछ किया गया है। तो आज जिन स्टूडेंट्स ने वो वाला पेपर दे दिया है उनके लिए मैं वो पेपर पूरा सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। हालांकि आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर उसी, अगर हम बात करें उसी लिंक पे आपको लास्ट में जो पेपर सबमिट करते हो उसके बाद आपको बता दिया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही था और आपने कौन सा टिक किया था, सही आंसर कौन सा था, वो सब कुछ वहाँ पे बता दिया जाता है। फिर भी जैसे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं, मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन जहाँ पे डाउट रहता है, वो सब कुछ हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। वैसे इंग्लिश का आंसर तो आपको पता लग गए हैं, बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने से स्क्रीन में रहेगा। यहाँ पर कहा गया था वी डैश सच अ वंडरफुल टाइम एट द पार्टी लास्ट नाइट। अब आपको बताया था मैंने वर्ब वाली वीडियो में, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में वो वीडियो कि लास्ट नाइट, प्रीवियस डे, इस तरह से चीज़ें होंगी। वहाँ पर हैज़ हैव आपको यूज़ नहीं करना है। अगर हैज़ हैव नहीं यूज़ करना तो यहाँ पर तो हैड यूज़ करोगे या फिर आप आर हैविंग यूज़ करोगे। और वी आर हैविंग अगर आ रहा है, लास्ट नाइट अगर लिखा हुआ है तो वहाँ पे आर तो आप यूज़ कर नहीं सकते, आर तो प्रेजेंट में यूज़ करते हैं ना। इसका मतलब बच के हमारे पास हैड, तो यहाँ पर हैड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट में कहा गया था ड्यू टू फेलियर ऑफ सम ट्रैफिक लाइट्स, ड्यू टू द फेलियर ऑफ सम ट्रैफिक लाइट्स ट्रैफिक डैश वेरी स्लोली। कुछ ट्रैफिक लाइट्स के फेलियर के कारण ट्रैफिक जो है स्लोली मूव कर रहा है ना, तो इज मूविंग आ जाएगा। तो इज मूविंग वेरी स्लोली, यहाँ पे कुछ समझ में है नहीं है। डैश अर्लियर ट्रेन विल गिव अस अ चांस टू डू सम शॉपिंग। अगर हम जो ट्रेन जल्दी निकल रही थी अगर उसको हम किसी तरह से पकड़ लेते तो हमें और टाइम मिल सकता था शॉपिंग के लिए। अगर हम जल्दी ट्रेन जा रही है, अगर हम उसे किसी तरह से पकड़ लेंगे तो हमें और टाइम मिल जाएगा शॉपिंग के लिए। तो कैचिंग दी अर्लियर ट्रेन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा हम डीप में नहीं जा रहे क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें हैं। जैसे रीजनिंग का सेक्शन है, मैथमेटिक्स का सेक्शन है, वो मैं आपको पूरा समझा दूंगा। आगे चलते नेक्स्ट में कहा गया था, हाँ यहाँ पे आपको क्या बताना था, जॉन इज डैश न्यूटन ऑफ अवर क्लास। आपको हालांकि पता है कि किसी के नाम का अगर हम बात करेंगे, नाम से पीछे द आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते हैं, बट किसी के नाम को अगर आप एग्जाम्पल सेट करने चाह रहे हो ना, किसी से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो, तब नाम से पहले कई बार द लगा देते रहते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है जॉन इज द न्यूटन ऑफ अवर क्लास है। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिकली सिर्फ न्यूटन होता है ना, तो न्यूटन से पहले आप दा नहीं लगाते। बट यहाँ पे आप जॉन को कंपेयर कर रहे हो न्यूटन से ना, या न्यूटन की तरह बता रहे हो जॉन जो न्यूटन की तरह है। जब भी इस तरह का कंपेरिजन वगैरह किया जाता है तब नाम के पीछे दा लगा जाता है। तो जॉन इज द न्यूटन ऑफ अवर क्लास आ जाएगा। रोहित डेली ईट्स डैश एग। एन एग आ जाएगा ना, एग है तो वॉवल वाली साउंड आ रही है आपके पास, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। आगे बात करेंगे आई हैव अ वाइट एंड अ ब्लैक ओ आ जाएगा। आगे चलते हैं प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल्स अमंग ऑल आ जाएगा, क्योंकि कई सारे हैं तो वहाँ पे अमंग आ जाएगा। इट रियरली हैपेंड दैट ही डिफेंडेड अगेंस्ट एन इनोसेंट पर्सन आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। द पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड एट द परफॉर्मेंस आ जाएगा। फाइंड आउट द वर्ड्स एग्जैक्टली सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर देखो कई बार क्या होता है, आप क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो, एक दो कमेंट्स मैंने वहाँ पे देखे भी थे जहाँ पे इस तरह से कहा गया था, आपको बताऊंगा मैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है आपको एक ऐसा वर्ड बताना है जिसका मीनिंग सिमिलर हो किसी एम्पल से। एम्पल का मतलब होगा ना इनफ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट में कहा गया था फाइंड आउट द, फिर से कहा गया था सिमिलर वर्ड आपको बताना है, मतलब सिनोनिम आपसे पूछा गया था। डेलिकेट का सिनोनिम क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर कहा गया था फाइंड आउट द वर्ड एग्जैक्टली अपोजिट। आपको ऐसा वर्ड बताना है जो कि अपोजिट होगा मीनिंग में। गाइगेंटिक से अपोजिट कौन सा हो जाएगा, गाइगेंटिक होता है ना बहुत बड़ा, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टिनी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक दो बच्चों ने कमेंट किया कि क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, वहाँ उसका आंसर आपने गलत बताया है वीडियो में। गाइगेंटिक का आंसर जो टिनी नहीं हो सकता। बट वो पता क्यों बता रहे थे ऐसा, उन्होंने ऐसा कमेंट क्यों किया होगा, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि हमने यहाँ पर गाइगेंटिक का मीनिंग बताना था, बट क्वेश्चन में कहा गया है कि अपोजिट आपको मीनिंग बताना है, यानी कि आपको एंटोनियम बताना है, उस चीज़ पे फोकस करना होता है। आगे चलेंगे, यहाँ पर कहा गया था कि प्रोमिनेंट की बात करें, इसमें तो एग्जांपल देके बताया था कमेंट सेक्शन में कि प्रोमिनेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। आपने उसका आंसर अनइम्पॉर्टेंट बताया हुआ है। अनइम्पॉर्टेंट आंसर इसीलिए इसको करेक्ट किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपको अपोजिट मीनिंग बताना था, आपको एंटोनियम बताना था, इसीलिए आपका क्वेश्चन आपको लग रहा था कि हमने अपनी तरफ से गलत ऑप्शन दे दिया, बट ऑप्शन बिल्कुल सही था। प्रोमिनेंट का जो आंसर हो जाएगा वो अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आपको अपोजिट मीनिंग बताना था। आगे चलते करेक्ट स्पेलिंग वर्ड आपको बताना था। रिक्रूटमेंट के करेक्ट स्पेलिंग क्या होते हैं, ये वाला सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना, वो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएंगे। आगे चलते हैं ग्रामर के MMAR होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग आपको बताने थे। हाँ यहाँ पर देखो सीक्वेंस आपको बनानी थी, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लूँ, मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे।
आपको यहाँ पे ना वो पहले जो होता है ना सेंटेंस रीअरेंजमेंट वगैरह वो आपको करना था। कहाँ का क्या है, थीम क्या है, प्रोजेक्ट जो है द प्रोजेक्ट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एन एक्सपेरिमेंट बेसिस, प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया जा चुका है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। एक वेबसाइट हम सुन लॉन्च करने वाले हैं। क्यू में खड़ा होना गवर्नमेंट ऑफिस में, ये पुरानी चीज़ें हो गई हैं, यूनिकोड अलॉट किया जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा थीम में क्या कहा गया है कि प्रोजेक्ट हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं, एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, लाइनों पे खड़ा होना पुरानी बातें हो जाएंगी। इसका मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लाइनों में खड़ा होना पुरानी बातें हो जाएंगी, क्योंकि कोई वेबसाइट वगैरह लॉन्च करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी कि स्टैंडिंग इन अ क्यू एट गवर्नमेंट ऑफिस टू सबमिट, मतलब हमारा सेंटेंस जो सी से स्टार्ट होगा। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि जब आप क्यू में अगर आप जो कहा गया ना स्टैंडिंग इन अ क्यू, अगर आप किसी लाइन पे खड़े हो रहे हो वो पुरानी बातें हो जाएंगी। वो पुरानी बातें क्यों हो जाएंगी, इसका रीज़न भी दिया गया है कि हम एक वेबसाइट लॉन्च करने वाले, वहाँ पे सब कुछ सबमिट कर पाओगे। क्लियर हो गया। तो अब हम एक थीम हमने पहचान लिया, क्वेश्चन की थीम क्या है, और हमने अरेंज कर लिया। इसका मतलब सबसे पहले सी ऑप्शन आएगा, फिर बी वाला आएगा, मतलब पहले सी वाला सेंटेंस आएगा फिर बी वाला पार्ट आएगा, और सी और बी एक साथ आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहे हैं, वो करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लेना पड़ता है, आराम से टाइम लेके समझना, अगर आपको नहीं समझ आया तो। आगे चलेंगे। फिर कहा गया एक कंट्री जहाँ पे 600 रिकॉग्नाइज इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, कुछ एक्सेप्शन छोड़ दो, जो वेरी बेस्ट स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं, बाकी फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, जिनको एडमिशन मिलती है वो अच्छे होते हैं, लेकिन जो 1.25 लाख हैं वो दूसरे कॉलेज में चले जाते हैं। तो यहाँ पे थीम क्या बताई जा रही है, यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कंट्री की बात करें, 600 यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज हैं, सिर्फ 7 ही IITs हैं, कुछ ही बच्चे वहाँ पे जा पाते हैं जो अच्छे स्किल होते हैं, बाकी फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर कहा गई है। इसका मतलब पहले वो आपसे डेटा शेयर कर रहे हैं ना कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे 600 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। इसका मतलब क्वेश्चन आपका जो सेंटेंस बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए से ही स्टार्ट होगा, बट ए से तो यहाँ पे सारे स्टार्ट हो रहे हैं, बट इसके बाद कौन सा आएगा, कहा गया ना कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अब उसमें कौन जाएगा, जो बेस्ट स्टूडेंट होंगे वही वहाँ पे जा पाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आएगा, द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स यूजुअली गेट देयर। पहले बताया कि कितने कॉलेजेस हैं, 600 कॉलेजेस वगैरह हैं, इस तरह के IITs हैं, और जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं वही वहाँ पे एंट्री कर पाते हैं। इसका मतलब ए के बाद कौन सा आएगा, ए के बाद आपका सी वाला सीक्वेंस आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा कि जो बेस्ट तो वहाँ पे चले गए, जो बाकी बचते हैं वो बाकी कॉलेज में चल जाएंगे। तो इसके बाद क्या आएगा, बट अबाउट 1.25 लाख अदर्स अब एंड अप इन द रिमेनिंग कॉलेजेस। सीक्वेंस आप समझ रहे हो ना, पहले ए फिर सी फिर एफ, इस तरह की सीक्वेंस यहाँ पर चलेगी। इसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट सब कुछ होगी। ठीक है, ये आपको कवर हो गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो पैराग्राफ अलग पार्ट आ चुका है, पैराग्राफ आपको पढ़ना था, उसके क्वेश्चन आंसर आपको बताने थे। पैराग्राफ में क्या कहा गया है, इट इज़ टाइम टू रिमाइंड अवरसेल्व्स ऑफ डिपेंडेंस ऑन मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे कहा कि टाइम आ चुका है कि हमें, थोड़ा तेज़ी से कर रहा हूँ, टाइम आ चुका है कि हमें अपने डिपेंडेंस, हमें रिमाइंड करवाना अपने आपको कि हम कितनी तरह से डिपेंड रहते हैं फॉरेस्ट के ऊपर, मोस्टली हम टिम्बर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जहाँ पे मॉडर्न मैन जो है वो लकड़ी के बिना जी नहीं सकता। इवन जो अगर हम कर्जरी लुक की बात करें वो भी इनफ नहीं है इंपॉर्टेंट शो करने के लिए, क्योंकि फर्नीचर पूरे, अगर घर के फर्नीचर की बात ही कर लें वो भी मेजॉरिटी में वुड के साथ बना होता है। टिम्बर जो है वो घर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, रेलवे स्लीपर्स में काम आता है। इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं। ये था पूरे पैराग्राफ का मीनिंग। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस कमोडिटीज वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से हमें क्या मिल रहा है, बेस्ट वे में अगर हम बात करें तो टिम्बर ही मिल रहा है ना, यहाँ पे टिम्बर के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर कहा गया हाउ वुड द मॉडर्न मैन फाइंड लाइफ। हाँ, अगर लकड़ी नहीं होगी तो जो आज के इंसान उसकी ज़िंदगी कैसे हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर कहा गया अगर हमारे घरों की बात करें, ऑफिस की बात करें, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्नीचर किसका बना होता है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग वुड का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पे कहा गया प्राइड और लाइन का रिलेशनशिप है, तो आपको बताना था किसका रिलेशनशिप शरत से होगा। एक्चुअली में यहाँ पर पता क्या है, यहाँ पे लाइन है ना, उसके ग्रुप को प्राइड कह सकते हो, लाइन के ग्रुप को प्राइड कह सकते हैं। वैसे किसके ग्रुप को यहाँ पे एक्चुअली में शोल होना था, SHOAL यहाँ पर आना था, ये बनाया गया था, बाय टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। अब इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे अगर आपको लगता है कि यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, आप अटैम्प्ट कर लो, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्राइड का रिलेशनशिप लाइन से दिया गया, तो किसका रिलेशनशिप शोल से होगा। एक्चुअली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लाइन के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है, तो फिशेस के ग्रुप को शोल कहा जाता है ना, तो फिशेस के ग्रुप को शोल भी कहा जाता है, स्कूल भी कहा जाता है। तो फिशेस जो है सी ऑप्शन में, वो आपको करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। फिर से आपको रिलेशनशिप बताना है। यहाँ पर देखिए NFK का रिलेशनशिप जो है, अगर हम बात करें NFK का रिलेशनशिप जो है वो PHM से है, तो आपको बताना था कि AXH का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा, ये आपको बताना था। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा सब कुछ, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए N के बाद P आ रहा है, ठीक है, इस तरह से है, तो A के बाद B आ जाएगा, ऐसे रिलेशनशिप बने ना। सॉरी, N के बाद O के बाद P आएगा, A के बाद B के बाद C आएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, आंसर वो वाला होगा जो ऑप्शन नंबर सी से स्टार्ट हो रहा होगा, और सी से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, वही करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बताया गया है
3 का रिलेशनशिप जो 12 से है, आपको बताना है 4 का रिलेशनशिप किससे होगा। 3 से 12 कैसे बन सकता है, 3 है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 आता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12 आ जाएगा। हमारे पास 4 है, इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 आपको ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अ पर्सन स्टैंडिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर कहा गया है अ पर्सन स्टैंडिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड मूव्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर हमारे पास फिर से डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, हमने वो सॉल्व करने, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी लेवल इतना था नहीं आपका सेकंड टेस्ट का भी। हाँ इतना है कि पहले वाले टेस्ट से थोड़ा सा हाई था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं था। कहा गया पर्सन स्टैंडिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड मूव्स 1 किलोमीटर टू नॉर्थ डायरेक्शन। एक आदमी है, वो कहाँ पे जाता है, ये नॉर्दर्न साइड है, ये सदर्न साइड है, ईस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड है। एक पर्सन है, वो कहाँ पे जाता है, 1 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, 1 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया। उसके बाद क्या कहा गया है, ही टर्न्स राइट, फिर वो राइट साइड में टर्न करता है और 3 किलोमीटर, राइट साइड में 3 किलोमीटर, यहाँ का राइट साइड ईस्ट में आ जाएगा, राइट साइड आ गया हमारे पास। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, ये सब कुछ हम पहले ही कवर करवा चुके हैं, रीजनिंग के प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको समझा रहा हूँ मैं कैसे इनको सॉल्व करना है। 1 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, फिर वो राइट साइड टर्न करता है और ईस्ट डायरेक्शन में आ जाता है, फिर वो दोबारा से राइट साइड आता है, जैसे दोबारा से राइट साइड आएगा तो सदर्न साइड में आ जाएगा और कितना मूव करता है, 5 किलोमीटर तक मूव करता है। इतनी चीज़ें आपको गिवन है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में है और कितना दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, तो आपको पता है। अगर हम इसकी बात करें, नॉर्दर्न साइड है, साउदर्न साइड है, अपोजिट है, तो प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 5 साउथ और 1 नॉर्थ की बात करो, हमारे पास 4 सदर्न साइड यहाँ पर आ जाएगा और 3 ईस्ट को एज इट इज रख दो। इतना तो कंफर्म हो गया। हमारे पास डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ ईस्ट होगी। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो ना करो, आपकी अपनी मर्जी है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे साउथ ईस्ट आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते, कहा गया रोहित स्टार्ट ट्रैवलिंग टूवर्ड नॉर्थ एंड आफ्टर गोइंग 20 मीटर। ठीक है, रोहित क्या करता है, नदर्न साइड में जाता है और 20 किलोमीटर ट्रैवल करता है। 20 किलोमीटर कहाँ पे, नदर्न साइड में जा रहा है। इसके बाद कहा गया देन ही टेक अ राइट टर्न, फिर वो राइट टर्न लेता है और 30 किलोमीटर तक जाता है। सॉरी, यहाँ पे मीटर लिखा गया है। यहाँ पर आने के बाद वो राइट साइड आ गया, नदर्न साइड में है, राइट साइड यानी कि ईस्टर्न साइड में आ जाएगा और 30 मीटर जाता है, ये भी कवर हो गया। उसके बाद क्या कहा गया, देन ही टेक अ राइट टर्न, दोबारा से राइट साइड टर्न करता है और 45 मीटर और राइट साइड में टर्न कर रहा है, ये भी हो गया। उसके बाद कहा है लेफ्ट टर्न ले रहा है और 20 मीटर, लेफ्ट टर्न और 20 मीटर। समझ रहे हो ना, राइट साइड का मतलब क्लॉकवाइज जाना है, और जब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है। सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। रीजनिंग की पहली वीडियो इसी टॉपिक पर थी, डायरेक्शन वाले टॉपिक पर। हमारे चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे जाके समझ सकते हो। अभी सिर्फ हम सॉल्व करवा रहे हैं आपको। हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 20 ईस्ट तक पहुँच चुके हैं, 45 को 20 कवर कर लिया। फिर कहा गया फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, फाइनली वो दोबारा से लेफ्ट टर्न लेता है और 15 मीटर तक जा रहा है। 15 मीटर और लेफ्ट टर्न ले रहा है। ईस्ट साइड का लेफ्ट टर्न कौन सा आ जाएगा हमारे पास, नदर्न साइड आ जाएगा, वो नदर्न साइड भी आ गया है। अब कहा गया वो कौन सी डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट से हम अपोजिट डायरेक्शन को माइनस कर लेते हैं। हमारे पास नदर्न साइड की बात करें, एक नदर्न साइड ये है, एक नदर्न साइड ये है। 20 नॉर्थ प्लस 15 नॉर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 35 नॉर्थ आ जाएगा। इसको हम लिख देते हैं। साउथ अकेला ही है तो 45 सदर्न साइड हम लिख देते हैं। 30 ईस्ट और 20 ईस्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, 50 ईस्ट आ जाएगा। हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। हमने इसको और सॉल्व कर दिया। अब हम नॉर्थ और साउथ को सॉल्व करेंगे तो 35 नॉर्थ और 45 साउथ है, तो माइनस हो जाएंगे, तो 10 हमारे पास आ जाएगा और साउथ हमारे पास आ जाएगा और 50 ईस्ट हमारे पास इस तरह से आ चुका है। क्लियर हो गया। तो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहा गया है आपको रिलेशनशिप बताना है, मिसिंग नंबर बताना है। किस तरह से नंबर चल रहे हैं देखो, पैटर्न क्या है, 1 फिर 9 फिर 17 फिर 33 फिर 49 फिर है 73। नेक्स्ट नंबर आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो गैप देखो, सिंपल सा क्वेश्चन था, 8 का गैप है। ज़्यादा जब डिफरेंस ना हो ना तो गैप निकाल दिया करो। यहाँ पर भी 8 का गैप है, यहाँ पर बात करेंगे 16 का गैप है, यहाँ पर बात करेंगे 16 का गैप है, यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे पास कितना गैप आ रहा है, 50, 24 का गैप आ रहा है। पैटर्न समझ आ रहा है ना, पहले 8 का गैप आया 2 बार, फिर 2 बार 16 का गैप आया, अब 2 बार 24 का भी तो गैप आना चाहिए। अब 73 में 24 ऐड करो तो 97 आ जाएगा ना। 97 आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से आपका पास सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है, फिर से आपको पैटर्न यहाँ पे पहचानना है। तो पहचानिए किस तरह का क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन में है, एक बार खुद से भी ट्राई कीजिए। हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने टेस्ट दे दिया है तो इन क्वेश्चंस में किसी को डाउट नहीं रहा होगा। यहाँ पर है 2 फिर 5 फिर 9, फिर आपको नेक्स्ट नंबर बताना था, फिर 20 फिर 27। अब इस सीरीज को फॉलो करना था आपने। देखिए यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, 3 का, यहाँ पे 4 का,
यहाँ पे 7 का, पहले 3 का गैप था, फिर 4 का गैप है, फिर 7 का गैप है, यानी कि इन दो नंबर के बीच में 5 का गैप रहा होगा, इन दोनों नंबर के बीच में 6 का गैप रहा होगा, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 14 आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, फिर से हमारे पास कहा गया है सेलेक्ट द मिसिंग नंबर, आपको मिसिंग नंबर बताना है। तो बता देते हैं हमें क्या प्रॉब्लम है। 5, फिर 9, फिर 17, 29, 45, नेक्स्ट नंबर बताना था। क्या आपको सब कुछ स्क्रीन में दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। 5, 9, 17, 29, 45 आपको बताना है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, 4 का गैप है, 8 का गैप है, 10 का गैप है, यहाँ पे नहीं सॉरी 12 का गैप है। यहाँ पे बात करेंगे तो 30, 16 का गैप है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है यार। 4, 8, 12, 16 आगे 20 का गैप रहा होगा, तो 65 आपके पास आंसर आ जाएगा। 65 बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे फिर से आपके पास सीरीज़ वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब यहाँ पे लेटर सीरीज़ वाले क्वेश्चन है, नंबर सीरीज़ के अभी तक हो गए। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही कर लेते हैं, बिना मतलब पेन वगैरह यूज़ किए, मार्कर वगैरह यूज़ किए, वैसे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कहा गया है HLTX फिर JM, जो भी है हम पहले लेटर को अगर उठा लेंगे तो देखो कैसी सीक्वेंस चल रही है। H के बाद J के बाद L के बाद N, मतलब एक अल्फ़ाबेट छोड़ के आगे वाला अल्फ़ाबेट लिया जा रहा है। तो N के बाद एक अल्फ़ाबेट छोड़ देंगे तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आ जाएगा, एक अल्फ़ाबेट मतलब O छोड़ दिए, फिर P हमारे पास आ जाएगा। और P से तो हमारे पास ऑप्शन नंबर A भी ठीक हो सकता है, ऑप्शन नंबर D भी ठीक हो सकता है। आगे चलते हैं, सेकंड लेटर की तरफ चलते हैं सभी के, L, M, N, O, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, P आएगा। तो 2 बार P कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर D में, वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करेंगे CAT। यहाँ पर देखो किस तरह से दिया हुआ है CAT, उसके बाद क्या है FDW, उसके बाद क्या है IG और Z। फिर बताना था नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। पैटर्न देखो क्या है, C हमें पता 3rd नंबर पे आता है, F हमें पता 6th नंबर पे आता है, I हमें पता 9th नंबर पे आता है, 3, 6, 9 यहाँ पर वो नंबर आएगा जो 12th नंबर पे आता है, और L हमारे पास 12th नंबर पे आता है। L से तो हालांकि 2 ऑप्शन चल रहे हैं। आगे चलते हैं, A 1st नंबर पे, D 4th नंबर पे, G 7th नंबर पे, 3 दिन का गैप आ रहा है। आगे यहाँ पे वो नंबर आएगा जो 10th नंबर पे आता होगा, 10th नंबर पे J आता है। LJ आपके पास ऑप्शन नंबर D में आ रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, BEH। देखो सारा करने की ज़रूरत ही नहीं आपको, BEH फिर KNQ फिर TWZ, फिर आपको बताना था नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपके पास। ये B आपके पास 2nd नंबर पे आता है, K की बात करें 11th नंबर पे आता है, T की बात करें 20 नंबर पे आता है। किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे 9 का गैप था, फिर 9 का गैप गया, यहाँ पे दोबारा से 9 का गैप जाना चाहिए, हम लोग की 29 नंबर पर हमारे पास आना चाहिए। यहाँ पे वो अल्फ़ाबेट आएगा जो 29 नंबर पे आता है। 29 नंबर पे क्या आता है, 26 नंबर पे Z, 27 पे A, 28 पे B, 29 पे C, यानी कि C ऑप्शन से स्टार्ट होगा। और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो C से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर B, वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहा गया है एक कोडिंग सिस्टम है, उसमें पेन की कोडिंग की गई है NZO, बार्क की कोडिंग की गई है CDCL। आपको बताना प्रैंक की कोडिंग कैसे होगी। अब देखो जहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे प्रैंक की कोडिंग पूछी गई है, और जो पीछे कोडिंग है, सॉरी जैसे पेन की बात करें, बार्क की बात करें, तो वहाँ पे देखो प्रैंक की कोडिंग पूछी गई है ना, तो P की कोडिंग आपको पहले दी हुई है पेन में। R की बात करें, बार्क में आपको R की कोडिंग दी हुई है। A की बात करें, बार्क में आपको A की कोडिंग मिल जाएगी। N की बात करें, पेन में आपको N की कोडिंग मिल जाएगी। K की बात करें, बार्क में कोडिंग मिल जाएगी। जितने भी वर्ड्स आपसे पूछे गए हैं उनकी कोडिंग तो आपको पहले से बताइए, तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तो P की कोडिंग क्या दी गई है, पेन को लिखा गया है NZO की तरह, तो P की कोडिंग N हो जाएगी। तो N से कई सारे ऑप्शन चल रहे हैं। आगे चलते हैं, R की कोडिंग क्या हो जाएगी। R की बात करें, बार्क में आपको दिख रहा होगा 3rd वर्ड, और 3rd वर्ड की कोडिंग S की गई है ना। तो इसका मतलब 2nd वर्ड हमारे पास S आना चाहिए। पहला N दूसरा S आपको ऑप्शन नंबर 2nd में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। वैसे सेम टू सेम 33 वाला क्वेश्चन भी आपको सामने स्क्रीन में है, इसका आंसर जो Q वाला हो जाएगा, क्योंकि आपको पोल की कोडिंग बतानी थी ना। तो P की कोडिंग कैसे की गई है, एप्पल वर्ड आपको दिख रहा होगा, तो P की कोडिंग Q की तरह की गई है, और Q से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको रॉन्ग बताना था, रॉन्ग गलत चीज़ का यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पर आपको रॉन्ग सीरीज निकालनी थी। पहला नंबर है 121, फिर है यहाँ पे 143, फिर है 165, फिर है 186, फिर है 209। आपको बताना है इनमें से गलत क्या है। अब इनमें से गलत क्या भाई बताओ। यहाँ पर बात करें, देखो 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 11 से, तो 11 का स्क्वायर आप कह सकते हो 121 आ जाएगा। 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 13 से, 11 को अगर मल्टीप्लाई करें 13 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 1, तो 143 आ जाएगा। समझ लो, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 11 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 11 को 17 से मल्टीप्लाई करना होगा,
11 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो 8 1 87 आ जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये वाला करेक्ट नहीं होगा। सीक्वेंस क्या चल रही थी, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 11 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 11 को 17, 11 को 19। तो यहाँ पर हमें मिस्टेक मिल चुकी थी, यहाँ पे 187 आना चाहिए था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहाँ आगे ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। हो सकता है यहाँ पे किसी स्टूडेंट को मिस्टेक आई हो, तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। कहा गया पॉइंटिंग टू अ वुमन, एक वुमन की तरफ पॉइंट करते हुए, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए। मयंक सैड, मयंक बोलता है, मयंक क्या बोलता है भाई, मयंक बोलता है, एक सेकंड पहले हम दिख रहा हूँ, आपको दिख रहा है ना सब कुछ, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। कहा गया पॉइंटिंग टू अ वुमन, मयंक क्या बोलता है, मयंक बात कर रहा है किसी वुमन की तरफ पॉइंट करते हुए, कोई वुमन है उसकी तरफ पॉइंट करते हुए मयंक बात कर रहा है। इस वुमन के लिए मयंक क्या बात कर रहा है, मयंक बोल रहा है शी, ये जो है ये कौन है, इज द ओनली डॉटर, ये अकेली डॉटर है किसकी, माई वाइफ। मयंक बोल रहे ना, मयंक बोल रहे मेरी वाइफ, हमें यहाँ पे बताते मयंक को, मयंक ये हो जाएगी मयंक की वाइफ, ये होगी मयंक की वाइफ। मयंक क्या बोलता है, ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ ग्रैंडफादर। अब मयंक की वाइफ के पहले ग्रैंडफादर में आ जाते हैं, ये इसके मम्मी पापा कोई हो जाएंगे तो ये उसके पापा हो जाएंगे, ये हो गए मयंक की वाइफ के ग्रैंडफादर हो गए हमारे पास, ठीक है। कहा गया शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। वो कौन है, वो मेरी वाइफ के ग्रैंडफादर के अकेले बेटे की लड़की है। जो लड़की है ये कौन है, ये लड़की कौन है, ये लड़की जो है मयंक की वाइफ के ग्रैंडफादर के अकेले लड़के की लड़की है। इसका मतलब ये लड़की तो यही हुई ना। फिर से रिपीट करूंगा, कहा गया उस लड़की की तरफ पॉइंट करते हुए कि वो लड़की कौन है, वो लड़की मेरे वाइफ के ग्रैंडफादर के अकेले लड़के की लड़की है। इसका मतलब इसी लड़की की बात कर रहा है वो। तो मयंक जो है उस वुमन से कैसे रिलेटेड है, मयंक जो है उस वुमन का हस्बैंड है। ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे कहा गया वुमन कैसे रिलेटेड है मयंक से, तो मयंक जो है वो वाइफ हो जाएगी ना उसकी, मयंक नहीं, वो वुमन जो है मयंक की वाइफ हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अ मैन सेड टू अ लेडी, आदमी है वो लेडी से बोलता है, लेडी को क्या बोलता है, एक आदमी है एक लेडी से बात कर रहा है, ये वो लेडी आ गई, उसको क्या बोलता है, योर्स मदर हस्बैंड, कि तुम्हारी जो मम्मी है उनके जो हस्बैंड हैं, तुम्हारी मम्मी के हस्बैंड की बात करें, योर्स मदर हस्बैंड सिस्टर, तुम्हारी मम्मी के हस्बैंड की जो बहन है, तुम्हारी लड़की को बोल रहे हैं ना, तुम्हारी मम्मी के जो हस्बैंड की बहन है वो कौन है, वो मेरी माँ है। ये कौन है, ये मेरी माँ है। ये कौन बोल रहा था, ये बोल रहा था एक आदमी बात कर रहा था इस तरह से। तो आपसे पूछा क्या गया है, हाउ इज मैन रिलेटेड टू लेडी, ये जो मैन है ये इस लेडी से कैसे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। अब ये बात करें, ये मैन है, ये इसके मामा हो जाएंगे, ये मामा मामी हो गए तो उनकी बेटी होगी ना। तो ये जो मैन है ये इसे कैसे रिलेटेड है, ये कज़न है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे आपको बताना था पेज, चैप्टर और बुक। देखो बुक में ही आपके पास चैप्टर होता है और पेजेस भी बुक के अंदर ही होते हैं ना सब कुछ, तो यहाँ पे सब कुछ एक के अंदर एक चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे आपके पास। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन मैन, रोडेंट्स एंड लिविंग बींग्स। आप सभी को पता है लिविंग बींग्स की बात करें, रोडेंट भी लिविंग बींग की कैटेगरी में आते हैं, मैन भी उसी की कैटेगरी में आते हैं, बट मैन और रोडेंट अलग हैं। तो एक बड़ा सा सर्कल आएगा जिसमें दोनों आ रहे हैं बट दोनों अलग रखने पड़ेंगे, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। आगे चलते कहा गया कौन सी फिगर जो कंप्लीट करेगा इस पैटर्न को। आप अगर ध्यान से देखोगे आपके पास इस तरह से बॉक्सेस है ना, इस तरह से बॉक्स है आपके पास। जो सेकंड वाला बॉक्स है इसमें जो फिगर है वो फर्स्ट का ही पार्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे जो फर्स्ट वाली इसमें फिगर बनी है वो इस तरह से कुछ बनी हुई है, फिर यहाँ पे भी इस तरह से कुछ बनी हुई है, इस तरह से फिगर बनी हुई है। अगर मैं ऐसा करूँ, ये चीज़ साफ़ कर दूँ, यहाँ से ये चीज़ साफ़ कर दूँ और यहाँ से ये चीज़ साफ़ कर दूँ मैं इसकी, और यहाँ से बात यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को साफ़ कर लूँ और यहाँ से इस चीज़ को साफ़ करूँ तो मेरे को सेकंड फिगर आ रही है। इसका मतलब क्या, जो सेकंड फिगर है वो फर्स्ट फिगर का पार्ट है। वैसे हम यहाँ पे बात करें, जो यहाँ पे सेकंड फिगर है वो यहाँ पे जो फिगर उसका पार्ट होना चाहिए, और ऐसा सेम टू सेम आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर ऐसा होता तो बिल्कुल ठीक है आता, समझ गए, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन सी फिगर जो कंप्लीट करके पैटर्न को। अब यहाँ पर देखिए पहले बॉक्स की अगर मैं बात करूँ, तीन बॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं इस तरह के, ठीक है, 3 बॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले ही अब इस तरह से ऐसे था, ये लाइन की अगर बात करें इस कॉर्नर पे थी, फिर वो इस कॉर्नर पे चली गई है, फिर वो इस कॉर्नर पे चली गई है, मतलब एक कॉर्नर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड की बात करें, सेकंड में वो पहले इस कॉर्नर में थी, फिर वो इस कॉर्नर पे चली गई, फिर वो इस कॉर्नर पे आ गई, मतलब एक एक कॉर्नर आगे जा रहे हैं। थर्ड फिगर की बात करें, पहले वो लाइन इस कॉर्नर पे है, नेक्स्ट में वो इस कॉर्नर पे चली गई, नेक्स्ट में वो यहाँ पर आनी चाहिए ना, और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको यहाँ पे कहा गया था फाइंड द HCF, आपको HCF कैलकुलेट करना था ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है।
आपको कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं और आपने बोल दिया क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पे था फाइंड द HCF ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। जो आपको फ्रैक्शंस दी गई हैं पहले तो इनका रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करने के बाद उनका HCF निकालो। फाइंड द HCF, किसका HCF निकालना है आपको? जो फ्रैक्शन से उनके रेसिप्रोकल का HCF निकालना है। तो फ्रैक्शन आपके पास 3/4 है, 3/4 को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल का मतलब क्या 1/, कर दो ना, उल्टा कर दो। तो पहले का रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा, दूसरा नंबर है उसका रेसिप्रोकल 10/9 हो जाएगा, थर्ड की बात करें उसका रेसिप्रोकल 16/15 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास हो जाएगा। अब आपको सिंपली HCF कैलकुलेट करना है। और रेशो का HCF कैसे निकालते हैं? ऊपर वाले नंबर्स का HCF, नीचे वाले नंबर का LCM। 4, 10, 16 का HCF निकालेंगे, गैप 6 आ रहा है, गैप 6 आ रहा है तो मुझे पता है 2 और 3 फैक्टर बना दूंगा तो 2 के टेबल में सभी आ रहे हैं, ऊपर की तरफ 2 आ जाएगा। नीचे मुझे LCM निकालना है तो मुझे पता है 15 के टेबल में सभी आते हैं, नीचे 15 आ जाएगा। 2/15 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको नहीं समझ आ रहा, मैं कैसे समझा रहा हूँ आपको बताना चाहूँगा। ये LCM HCF हम पहले ही करवा चुके हैं, मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक ही यही वाला था, वहाँ पे सब कुछ कोर कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से करवाया था, वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हो। आगे चलते हैं, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कहा गया सर ट्रैफिक लाइट जो 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स में चेंज होती हैं 24 सेकंड के बाद, 36 सेकंड के बाद और 54 सेकंड के बाद। अगर वो एक टाइम ऐसा आता है 10:15 का टाइम ऐसा होता है जब वो एक साइड, अगर हम बात करें एक साइड में वो ब्लो करती है, आपको बताना है वो दोबारा से कब चेंज होगी। 10:15 का टाइम ऐसा होता है जब तीनों एक साथ चेंज होती हैं, तो इसके बाद कौन सा टाइम होगा जब वो दोबारा से चेंज होगी। ऐसे क्या होता है वो 24 सेकंड के बाद चेंज होती है, कोई 36 सेकंड के बाद होती है, कोई 54 सेकंड के बाद चेंज होती है। आपको पता था ऐसे केसेस में आपको LCM निकालना है। ऐसे केसेस में आपको बताया था मैंने LCM कैलकुलेट करना होता है। तो 24, 36 और 54 का आपको LCM कैलकुलेट करना है। सिंपल सा तरीका क्या था, इसको डबल करते जाओ सॉरी इसको डबल करते जाओ, नहीं होगा तभी डबल करते जाना, आपका LCM जो 216 आ जाएगा। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी आप इन नंबर्स का LCM बड़े मज़े से बता दोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो वही वाला कंसेप्ट कर लेना, 54 लिख देना, 36 लिख देना, 24 कर देना, वो निकालना स्टार्ट कर देना जैसे आपको बताया था। अगर नहीं कंसेप्ट है, प्रैक्टिस की हुई आप आराम से बता दोगे, LCM 216 आ जाएगा। इसका मतलब 216 हमारे पास क्या है, सब कुछ सेकंड्स में था, 216 भी हमारे पास सेकंड आ जाएगा। बट हमें यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि टाइम है ना 10:15, हम इसको भी मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा, तो हमारे पास 36 बच जाएगा ना, तो 36 बच जाएगा। तो 36 हमारे पास पॉइंट में लगा दो, 3 मिनट 36 सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहली बार 10:15 में हुए थे, 10:15 में 3 मिनट और 36 सेकंड ऐड कर लो, 10:18 36 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते, कहा गया 5 आदमी जो है वो 10 साइकिल प्रिपेयर करने में 6 दिन लगाते हैं और एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। कितने दिनों में 12 आदमी जो 16 साइकिल प्रिपेयर कर लेंगे, एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे। सिंपल सा वही है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, मैन डेज MDH वाला फॉर्मूला, MDH W वाला, इस तरह से M1 D1 H1 W1 इस तरह से करके इक्वल्स टू M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2, इस तरह से हमने फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा था। यहाँ पर कहा गया 5 मैन जो है, 5 आदमी 10 साइकिल प्रिपेयर कर रहे हैं। मैन कितने, 5, काम कितना कर रहे हैं, 16 साइकिल प्रिपेयर करने का कर रहे हैं, 10 साइकिल प्रिपेयर करने का काम कर रहे हैं, ये हमने लिख दिया। फिर अगर हम बात करें डेज और आवर की बात करें, 6 दिन लगा रहे हैं, 6 दिन लगा रहे हैं और एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं। ये हमारे पास होगी पहली वाली कंडीशन। सेकंड कंडीशन की बात करें, कितने दिनों में 12 आदमी कितने दिनों में जो है वो 10 साइकिल प्रिपेयर करेंगे। कितने साइकिल प्रिपेयर करनी है, 16 साइकिल, और एक दिन में 8 घंटे काम करना है। ये फॉर्मूला सिंपली यूज़ करना था। अब सॉल्व कर लेते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 1 से, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये इस साइड आपके पास 18 बच जाएगा। ये क्या बन गया, इस साइड आपके पास सिर्फ 18 बच जाएगा, है ना। तो इस साइड हम 18 लिख देते हैं। यहाँ पे बात करें तो 8 को 1 से कर लो, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 1 से कर लो, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास ये आ जाएगा। तो D2 आपके पास क्या आ जाएगा, 18/6, ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो 3 दिन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ए और बी की बात करें, वो किसी काम को 10 दिनों में और 15 दिनों में करते हैं। सॉरी, ए जो है किसी काम को करने में, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं है। टाइम एंड वर्क का पहला वाला पार्ट देख लेना, ये क्वेश्चन बड़े मजे से कर लोगे। कहा गया है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। ए किसी काम को करने में कितना टाइम लगा रहा है, 10 दिन लगा रहा है,
बी किसी काम को करने में 15 दिन लगा रहा है। अगर दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा, दोनों मिलकर काम खत्म करते हैं तो अब हमें पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, वो एलसीएम से निकलेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 30, हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। ये एक दिन में 3 यूनिट का काम करेगा, ये एक दिन में 2 यूनिट का काम करेगा, हमने ऐसे बताया था। ठीक है, दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करेंगे तो 3 और 2 एक दिन में 5 यूनिट का काम करेंगे। इतना क्लियर हो गया। दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट का काम करेंगे तो टोटल काम करने में कितना टाइम लगाएंगे, 30 डिवाइड बाई 5 कर लो, 6 आपके पास आ जाएगा। 6 डेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, इस तरह से और पास करते हैं एक दूसरे को 1 मिनट में, बताओ लेंथ कितनी होगी। ठीक है, कहा गया 2 ट्रेन से सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं हम क्या करते हैं, उनको माइनस कर देते हैं। स्पीड वगैरह जो भी होगा सेम डायरेक्शन में होंगी तो माइनस कर दिया करते हैं। 2 ट्रेन से सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और एक दूसरे को पास करने में 1 मिनट का टाइम लगाते हैं। पहली ट्रेन की लेंथ दी गई है, दूसरी की लेंथ निकालनी है। सिंपल सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे वही यूज़ करना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला रहता है। अब स्पीड क्या है, स्पीड माइनस करनी पड़ेगी, दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 40 में से 22 माइनस कर लो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 18 आपके पास आंसर आ जाएगा। स्पीड हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। आपके पास आंसर सारे मीटर में है, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो 5/18 हमें करना पड़ता है। ये हमारे पास होगी स्पीड। डिस्टेंस की बात करें, 2 ट्रेन है ना, डिस्टेंस क्या करते हैं, दोनों की लेंथ को ऐड कर लेते हैं। एक की लेंथ हमें दी हुई 125, दूसरे को हम x मान के चल लेते हैं। डिस्टेंस भी हमारे पास आ गया। टाइम उसने पहले से दिया था 1 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब बस आपको ये तो बताना था दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है। ये 18 और ये 18 कट जाएंगे। इसकी बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 को यहाँ पे ले जाएंगे तो 300 हो जाएगा, इक्वल्स टू 125 प्लस एक्स। यहाँ से एक्स आपके पास 175 आ जाएगा। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। आगे चलते, शिवान जो है उसकी पॉकेट मनी जो है वो 700 रुपये होती है लास्ट मंथ में, लेकिन इस मंथ की बात करें उसकी पॉकेट मनी जो है वो इंक्रीज़ होकर 1000 रुपये बन जाती है। बताओ कितना इंक्रीज़ हुआ, कितना इंक्रीज़ हुआ भाई, पहले 700 रुपये थी अब 1000 रुपये हो गया है। इसका मतलब 300 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, 300 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, बट ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू 700 रुपये थी ना। अब परसेंटेज आपको बतानी है, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो 28, 20 यहाँ पर चला जाएगा तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14, 42.1 ऐसे 42.86 आपके पास ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 5%, आपको कैलकुलेट करना था 5%, मतलब 5% ऑफ 25% ऑफ 1600 आपको कैलकुलेट करना था। 2 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 1 से करो, 4 को 4 से करो, 5 को 4 से करो, 20 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहा गया 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ नंबर बाय 62। कोई 15% है किसी 15% 40 का जो है 15% है 40 का, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले। 15% है 40 का, 15% है 40 का, वो बड़ा है 25% से। कोई नंबर है उसका 25% है, कोई नंबर हमें पता नहीं, हम नंबर को एक्सलेट कर लेते हैं। 15% 40 का जो है वो बड़ा है किसी नंबर के 25% से। कितना बड़ा है, 2 यूनिट बड़ा है। जब भी ऐसा गिवन होता है ना, एक नंबर दूसरे से इतना बड़ा है, इसका मतलब दोनों के बीच डिफरेंस की बात की जा रही है। यहाँ पर कहा गया ये नंबर जो है इस नंबर से 2 गुना बड़ा है, मतलब 2 टाइम्स बड़ा है, 2 यूनिट बड़ा है। दोनों के डिफरेंस की बात की जा रही है, बीच में माइनस का साइन लगा देना है और कितना बड़ा है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना था, नंबर आपको बताना था, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वो कर लेते हैं। इसको अगर आप कैंसिल करोगे ऐसे बन जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपको 6 आ जाएगा। इसकी बात करें ये x/4 हो जाएगा, इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये अगर बात करें x/4 को उस तरफ लेके आते हैं, 2 को इस तरफ ले आते हैं, तो x/4 प्लस का हो जाएगा, वो 2 हमारे पास यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो 4 इक्वल्स टू x/4 आ जाएगा, तो x आपके पास यहाँ पे 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते कहा गया 4 साल पहले रीता और रीनू जो है वो उनकी रेशो क्या थी, 5:6। रीता और रीनू की बात करें, 5 साल पहले की बात करें, 4 साल पहले की बात करें, उनकी एजेस की रेशो क्या थी, 1 की 5:6 रेशो थी। और अगर आगे बात करें आज के आने वाले 8 सालों बाद, 4 साल पहले एज की रेशो ये थी और 8 साल के बाद एज की रेशो क्या होती है, 8 साल के बाद एज की रेशो होती है 8:9। ठीक है, तो आपको बताना है कि उनकी एजेस का सम क्या है, प्रेजेंट में उनकी एजेस का सम क्या है वो आपको बताना है। 4 साल पहले ये रेशो थी, 8 साल के बाद ये रेशो हो जाएगी। आपको बताना है प्रेजेंट में उनकी एजेस का सम क्या है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस देख लेते हैं, रेशो का डिफरेंस कितना, 3, रेशो का डिफरेंस कितना 3। जो 3 रेशो आपके पास आ रहा है, ये 3 रेशो क्यों आ रहा है,
4, 8, 12, इस 12 साल की वजह से, जो 12 साल का गैप है ना, ये 12 साल की वजह से आपको 3 रेशो आ रही है। इसका मतलब 3 रेशो किसके बराबर है, 12 ईयर्स के बराबर है। 1 रेशो किसके बराबर होगी, 4 के बराबर हो जाएगी, 3 डिवाइड में आ जाएगा। ये सब कुछ हम पहले करवा चुके हैं। 1 रेशो 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 रेशो 4 के बराबर है, ये 5 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 20। 1 रेशो 4 के बराबर है, 6 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 24 के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो ये रीता है इसकी एज ये है, रीनू की एज ये है। बट अगर हम इनकी प्रेजेंट एज निकालना चाहेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, जो रेशो थी 4 साल पहले की थी ना, ये रेशो 4 साल पहले की थी, हमें अभी की एज बतानी है, तो 4 यहाँ भी ऐड करना होगा, 4 यहाँ भी ऐड करना होगा, 24 ये हो जाएगा, 28 ये हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सम ऑफ देयर एजेस एट प्रेजेंट, उनकी जो प्रेजेंट एज है उनका सम निकालना है, तो 52 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, कहा गया रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7:2, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ की रेशो कितनी दी हुई है, 7:5 दी गई है। कहा गया अगर ब्रेथ 35 है, अगर ब्रेथ 35 है तो लेंथ बताओ कितनी हो जाएगी, तो निकाल ही सकते हो ना, 7 से 749 आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, कहा गया फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ टर्म एक प्रोपोर्शन है, उसकी फर्स्ट टर्म दी हुई है 3, सेकंड टर्म भी दी हुई है आपको 4, और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको फोर्थ टर्म दी हुई है, ये आपको पता नहीं, इसको x मान लेते हैं। फोर्थ टर्म आपको दिया 16, आपको बताना है ये थर्ड टर्म होगी क्या। हमें पता है प्रोपोर्शन में ऐसे लिख सकते हैं 3/4 = x/16, प्रोपोर्शन का मतलब ये इक्वल है। इसके आपको सिंपली सॉल्व करना है, 4 को 1 से काट लो, 4 को 4 से काट लो, x आपके पास 12 आ जाएगा। आगे चलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन टू 0.36 एंड 0.48। यहाँ पे मुझे लग रहा है ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पे जो एक्चुअल में करेक्ट आंसर होगा 0.64 होगा। यहाँ पे ऑप्शन में मुझे लग रहा है यहाँ पे मिस्टेक हुई है ऑप्शन में। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला होता है b²/a। यहाँ पर b आपके पास क्या है 0.48, 0.48 का स्क्वायर का मतलब क्या हो 0.48 × 0.48 आपको करना है, ठीक है। डिवाइड बाय b²/a होता है, a में 0.36 करना पड़ेगा। अब आपको पॉइंट हटाने हैं तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, इसका पॉइंट भी हटाना है, डिवाइड करना है 100 से, इसका पॉइंट भी हटाना है, 100 से मल्टीप्लाई कर ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये 100 और ये 100 कट जाएंगे, ठीक है। ये 100 कट गए, और काटना चाहेंगे तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, और कुछ आपके पास नहीं है, ठीक है। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो 24, तो 62 आपके पास, 64 आपके पास आ जाएगा। बन से 100 भी था, आपके पास 0.64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एवरेज आपको निकाली थी पहले 100 नेचुरल नंबर की, इसका फॉर्मूला क्या होता है n+1/2, n+1/2 100 नंबर बोले हैं ना, n की जगह 100 लगा दो, सॉल्व करने आपके पास क्या आ जाएगा 50.5 आ जाएगा। आगे चलते, कहा गया एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर से 27। पहले 5 नंबर हैं उनकी एवरेज कितनी है, पहले 5 नंबर हैं उनकी एवरेज 27 है। अगर उनमें से एक नंबर हम निकाल देते हैं तो एवरेज अब 25 बन जाती है। तो बताइए रिमूव्ड नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको यहाँ पर ये बताना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एवरेज 5 नंबर है, एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब अगर हमें सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, एवरेज के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली बार क्या था, 5 नंबर थे, उनकी एवरेज कितनी थी, एवरेज थी 27, एवरेज थी 27, और नंबर कितने थे, 5 नंबर थे। सम कैसे निकालते हैं, एवरेज इंटू नंबर। इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई 35, तो 135 आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले केस में सम ये आ गया। सेकंड केस में क्या कहता है, अगर एक नंबर हम रिमूव कर देंगे तो एवरेज 25 हो जाएगी। सेकंड केस में एवरेज 25 हो गई, एक नंबर रिमूव कर दिया, पहले 5 नंबर थे अब 4 नंबर हो जाएंगे। सेकंड केस में सम हमारे पास 100 हो जाएगा। आपको बताना है जो वैल्यू, जो रिमूव्ड नंबर था उसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को माइनस कर लो, 35 आपके पास आंसर आ जाएगा। वही जो नंबर रिमूव है उसकी वैल्यू होगी। आगे चलते हैं, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालनी है, मतलब क्यूब रूट निकालना है। 27 का क्यूब रूट 3 और 1000 का क्यूब रूट 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक कार्ड निकाला गया 52 कार्ड में से, प्रोबेबिलिटी की वो एस नहीं होगा। पूरे 52 कार्ड्स की बात करें, पूरे डेक की बात करें, एस कार्ड होते कितने, एस कार्ड होते हैं 4, जो एस कार्ड नहीं होते वो कितने हो जाएंगे 48। आपको यही बताना था कितने एस कार्ड नहीं होंगे। प्रोबेबिलिटी निकालते कितने, प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे, नीचे हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम कितने चांसेस आपके पास 52 कार्ड्स है ना, तो मैक्सिमम चांसेस 52 ही हैं। अब आपके फेवर में क्या है, आपके फेवर में है कि एस नहीं होना चाहिए। एस नहीं होने के कितने कार्ड हैं, 48 हैं। 48/52 सॉल्व करना है, 3 के टेबल से कार्ड नहीं जाता तो 16 आ जाएगा, तो ये 4 के टेबल से काटते हैं इसको, 12 आ जाएगा, और ये 13 आ जाएगा। 12/13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं,
इनमें से क्या प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी इवेंट की? प्रोबेबिलिटी जो तो 1 होगी तो 1 से कम होगी, 1.5 तो 1 से ज़्यादा होगा ना, वो नहीं हो सकता। कहा कितने 6 मीटर क्यूब जो है वो कट कर सकते हो आप क्यूबाइड से। देखो मैंने आपको बताया ना, जब भी नंबर निकालने होंगे आपको क्या करना है कि कितने क्यूब वगैरह बन सकते हैं, इस रूम को काट दोगे, ये करोगे वो करोगे। नंबर कैसे निकालते हैं? ऊपर की तरफ जो भी बड़ी चीज़ होगी उसकी डायमेंशन लिखना, नीचे की तरफ छोटी डायमेंशन लिखना। ऊपर की तरफ क्यूबाइड है ना, क्यूबाइड की डायमेंशन लिखो 36, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला था क्यूबाइड की वॉल्यूम का। और क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, और वो 6 है तो 6 का क्यूब करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे 36 और 36 कट जाएगा, ये 2 को 3 से काट लो, 2 को 4 से काट लो, 3 को 1 से काट लो, 3 को 5 से काट लो, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये फास्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि सब कुछ आपको मैं पहले करवा चुका हूँ, यहाँ पर सिर्फ आपको पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। आगे चलते कहा गया सरफेस एरिया जो 2 स्फीयर्स का वो इस रेशो में 1:16 की रेशो में है। तो आपको बताना है उनका रेडियस किस रेशो में होगा। हमें पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था स्फीयर का, 4πr²। पहला क्या हो जाएगा 4πr1², दूसरे का 4πr2²। इनकी रेशो क्या दी हुई है आपको 1:16 दी हुई है। ये 4/4 कट जाएंगे, r1²/r2² यहाँ पे लगा ले आओ, तो r1/r2 आपके पास क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते सरफेस एरिया, कोई क्यूब है, उसका सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 864 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी वॉल्यूम आपको बताना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6 × a²। ये किसके बराबर है? सरफेस एरिया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ऐसे गिवन है, ठीक है। तो आपको पहले ए निकाल देते हैं। ए कैसे निकालेंगे? ये 6 से डिवाइड कर लो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपके पास a² कितना आ जाएगा आपके पास? 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो 6 26, 6 को 4 से मल्टीप्लाई 144 आ जाएगा। तो जैसे ए आपके पास 12 आ जाएगा। जब ए आपके पास 12 आ गया तो ए क्यूब तो निकाल ही सकते हो ना, 1728 आपके पास आ जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे की बात करें, आगे सारे हिस्ट्री वगैरह वाले क्वेश्चन यहाँ पे समझाने वाला कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर आपको पता होने चाहिए। आप टेस्ट वाली जगह जाओगे जहाँ पे टेस्ट का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। क्योंकि जीके में कुछ भी समझाने वाला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर आपको पता होने चाहिए। अभी भी किसी जगह डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, जय हिंद।